हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। अगर आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पे हम जो आपके ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर कर रहे हैं और ये आपका सेट नंबर 4 है, जिसमें जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सीटेट के अंदर हम उनको कवर कर रहे हैं। अगर आप इनको डिटेल से देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीटेट जुलाई 2024 ईवीएस थ्योरी प्लस में पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे आप थ्योरी को भी रिवाइज कर सकते हैं और जो पीवाईक्यू क्लासेस जो हम डेली ले रहे हैं ये भी आपको वहीं पर मिलेंगी। और इसी तरह अगर आपको सीडीपी को कवर करना है तो सीडीपी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक बनते हैं और जो पीवाईक्यू हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुडुख भाषा में तोरंग का क्या अर्थ होता है। कुडुख भाषा के अंदर तोरंग का क्या अर्थ होता है। वन उत्पाद, वन वनवासी या फिर निष्फल वन। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि जो तोरंग होता है, तोरंग का मतलब होता है जंगल। कुडुख भाषा के अंदर, कुडुख भाषा कहां की भाषा है, ये आपके झारखंड की भाषा है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका एक टॉपिक है झारखंड के नाम से है आपके ईवीएस के अंदर, तो झारखंड के बारे में जिक्र है यानी कि उस चैप्टर के अंदर, तो वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो देखिए, गर्ल स्टार चमकता सितारा इस नाम से आपको टॉपिक मिलेंगे। तो गर्ल स्टार का मतलब क्या होता है, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। ठीक है, और जैसे कि झारखंड की सूर्यमणि, अभी किसके जंगल आपका जो चैप्टर है उसमें जिक्र है झारखंड की सूर्यमणि के बारे में, वहां से क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, बिहार की अनिता खुशवा यानी कि अनिता की जो मधुमक्खिया चैप्टर है वहां से है आपका। और कुडुख भाषा कहां पे बोली जाती है, आपके झारखंड में। आदिवासी जो लोग हैं झारखंड के, उनके द्वारा बोली जाती है। और कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब होता है आपका जंगल। तो ये जो आपकी थ्योरी है, इस थ्योरी को अगर आपको कवर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी ईवीएस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना हुआ है। डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी या फिर जेली, अचार, इडली, हलवा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट होगा। अभी कैसे हुआ, ये कहने का मतलब क्या था इस क्वेश्चन का, कि ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको बनाने के लिए आप एक ही प्रकार की सामग्री का यूज करोगे। तो देखो, आप डोसा बनाओगे, आप चावल का यूज करोगे भाई, आप राइस का यूज करोगे ही करोगे। आपने पुलाव बनाया, उसमें भी राइस का यूज होता है, तब भी आपने राइस का यूज किया। आप खीर बना रहे हो तब भी क्या करते हो, आप राइस का यूज करते हो। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो राइस है वो तीनों के अंदर ही आपका यूज होता है, तो इस वजह से। ठीक है, देख सकते हो आप, आपने डोसा बनाया, चावल का बनता है आपका। ठीक है, आप बिरयानी बना रहे हो तो आपका इसी तरीके के बनेगा, पुलाव जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो सारी चीजें किसकी बनी है, आपकी राइस की बनी है। खीर बनाओगे तो भी आपको राइस का यूज करना है, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो आपको थोड़ी वॉइस मिल सकती है। ठीक है, साइड से शोर आपका आ सकता है, तो प्लीज आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला को क्या कहते हैं, जो कि आपकी प्रचलित है कहां पे, केरल के अंदर। ऑप्शन आपके थय्यम, मुड़ियेटू, वेलाकली या फिर कलरी पट्टू। अब देखिए, ये आपको जो इमेज दिखा रखी है ये आपकी वो सैन्य कला है जो केरल के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है, और इसको बोलते हैं कलरी पट्टू। युद्ध कला आपकी होती है, युद्ध कला। ठीक है, सैन्य कला बोल सकते हैं आप, या फिर युद्ध कला भी इसको आप बोल सकते हैं। तो कहां पे है ये, आपकी केरल के अंदर। क्या याद रखोगे आप केरल के बारे में, कि केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं फेरी, यानी कि नाव। वल्लम नाव क्या होती है, ये केरल में ही आपकी यूज होती है। और लकड़ी की बनी छोटी नाव जिसका प्रयोग नदी पार करने के लिए होता है, यानी कि लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती है, क्या, वल्लम नाव, जो कहां पे है, केरल में है। अगर हम केटू वल्लम की बात करें तो ये केरल में होती है आपकी हाउस बोट, हाउस बोट होती है, और कहां पे होती है, केरल के अंदर। अगर हम कलरी पट्टू की बात करें तो ये क्या होता है, आपका युद्ध कला का एक रूप है कलरी पट्टू, जो कहां पे है, केरल के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक तो है जल, ठीक है, मान लो इस पात्र में आपका जल है, और जल के साथ आपका मिश्रण किस किस का है, दूध का और नमक का मिश्रण है, नमक का और चीनी का मिश्रण है, हल्दी पाउडर और तेल का मिश्रण है, चाक पाउडर और रेत का मिश्रण है। तो यहां पे यह पूछा गया है कि मान लो इसके अंदर आपने मिश्रण मिला रखे हैं, तो कौन सा ऐसा मिश्रण है इन चारों में से जिसको आप कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर आपने मिला रखा है और उसके बाद आपने एक कपड़ा लिया, और इस कपड़े में से जब आप करोगे ना तो नीचे आपका जल अलग से बन जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ जल ही रहेगा, बाकी जो मिश्रण है वो आपका अलग हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है।
तो देखिए आप, दूध और नमक, तो अब मानिए आप खुद इमेजिन कीजिए, दूध और नमक को आपने पानी में मिला दिया, तो क्या जब आप इसे कपड़े से छानोगे तो नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ पानी मिलेगा? दूध और नमक का मिश्रण भी तो मिलेगा साथ में, दूध भी तो पानी की तरह ही है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह नमक और चीनी को आप इसमें मिला दीजिए पानी के अंदर और इसको छानिए, क्या आपको नमक और चीनी अलग से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हल्दी पाउडर और तेल के बारे में देखिए आप, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? चाक पाउडर और रेत। जो चाक पाउडर जो रेत होता है ये आपका कपड़े के ऊपर ही रुक जाएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ आपका पानी जाएगा। तो इसलिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। देखो काफी बार वो अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक्य का उपयोग करके, अधिक्य का मतलब है वो अधिकता से ज्यादा उसका यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो बार बार धान की फसल उगाता है उसका अधिक यूज करके, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर सी होगा। क्या होगी? वो बंजर हो जाएगी। क्यों भाई? आप एक ही तरह की चीजों का, कीटनाशकों का, उर्वरकों का बार बार यूज कर रहे हो, तो मृदा को क्या करेगा? बंजर ही करेगा। उसको थोड़ी देर आपको खाली भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि जो उर्वरक शक्ति है वो उसकी बरकरार रह सके। ठीक है, तो बंजर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुकुल हस्त मुद्रा क्या दर्शाती है? जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर आपकी बनती है। तो देखिए ये होता है कि मुकुल हस्त मुद्रा। तो एक तो याद रखना, ये जो भरतनाट्यम जो होता है आपका, भरतनाट्यम जो आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, जो तमिलनाडु के अंदर आपका होता है भरतनाट्यम, तो उसके अंदर भी हस्त जो मुद्रा है, मुकुल हस्त मुद्रा, उसका यूज होता है। और एक आपका और होता है योगा। जो आप योगा करते हैं ना, तो योगा के अंदर भी आपकी मुकुल हस्त मुद्रा का यूज किया जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है, वो होता है आपका कमल का फूल। आप इमेज में देख रहे होंगे, एक तरह से क्या बन रहा है? कमल का फूल टाइप बन रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा, तो इसलिए बोल रहा हूं थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करना आप। ठीक है, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत है भाई, हमने पढ़ा था ये 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। यहां तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। और वो 100 केजी तक आपके पत्ते खा सकता है। और भार कितना होता है? 200 किलोग्राम उसका भार होता है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये भी बिल्कुल सही है, आगे थ्योरी में आप पढ़ोगे। और हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। बिल्कुल गलत है। जो झुंड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ अथनिया और बच्चे ही होते हैं, नर नहीं होते। तो यहां पे जो करेक्ट आपका आंसर क्या बनेगा? बी वाला और सी वाला, यानी कि आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। बी और सी केवल। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां पे थ्योरी को कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते खा सकता है। और वजन कितना होता है? 200 केजी। ये भी आप याद रखना। ठीक है, ये बड़े हाथी के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। छोटे बच्चे का जो वजन है वो आपका 200 केजी तक हो सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इनका आराम कितना किया? 2 से 4 घंटे। लेकिन वहां पे कुछ अलग बताया है क्वेश्चन के अंदर, तो गलत हो गया था ना वो। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। बिल्कुल राइट है। और हाथियों के झुंड में केवल अथनिया और बच्चे ही रहते हैं। समझ में आ गई बात? झुंड की सबसे बुजुर्ग अथनी ही क्या होती है? झुंड की आपकी नेता होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, बी और सी वाला। ओके, आगे देखिए आप कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। वहां पर क्या बोला था कि नर भी होता है, आपके हथनी भी और बच्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं है, झुंड में आपको सिर्फ और सिर्फ हथनियां और बच्चे मिलेंगे। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उसको क्या खाने और पीने की सलाह दी जाएगी? यानी रक्तहीनता का मतलब क्या है? कि उसके अंदर रक्त की कमी है, रक्त की कमी। और अगर मैं बात करूं आपसे, रक्त की कमी को क्या बोला जाता है? ब्लड की कमी को एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? देखो रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। यानी कि शरीर के अंदर क्या है? आयरन की कमी है। अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसको एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया का मतलब होता क्या है? रक्त की कमी होना। तो इसलिए पूछा गया है कि अगर किसी के अंदर रक्तहीनता है तो उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी डॉक्टर के द्वारा? ऑप्शन आपके चुकंदर का रस और पालक,
अनार का रस और दूध से बने पदार्थ, नींबू पानी तथा जेली, खीरा तथा टमाटर का सूप। तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें सबसे ज्यादा आयरन मिलेगा वो खाने की सलाह दी जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चुकंदर का रस और पालक, इसमें सबसे ज्यादा आयरन मिलेगा आपको इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूध से बने पदार्थ तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो दूध से बने पदार्थ आपका गलत हो गया। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए? पोषक तत्व बनाए रखने के लिए पूछा है भाई। तो फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना बिल्कुल गलत है। काटने के बाद थोड़ी ना धोओगे आप, काटने से पहले धोइए आप। हाँ, कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो काटने के बाद भी धोई जाती हैं, लेकिन इनको आप क्या करोगे, मतलब मैक्सिमम में क्या होता है, उनको काटने के बाद नहीं धोते, पहले धोइए आप। भोजन को अधिक देर तक पकाना बिल्कुल गलत है। ज्यादा देर तक पकाएंगे भोजन को तो उनका जो प्रोटीन है उसमें, जो उनमें विटामिन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे आपका विटामिन सी के बारे में बोलते हैं, ज्यादा गर्म करोगे आप उसको, खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, चावल और अनाज को बहुत सारे पानी में धोना, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका चावल और अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस पानी में उन्हें भिगोया गया है, अगर आप उसी पानी के अंदर उन्हें पकाते हो तो धोते समय भी तो कुछ आपके प्रोटीन विटामिन ऐसे होते हैं ना जो आपके उस पानी में घुल जाते हैं, तो वो आपके बरकरार रहेंगे। तो ये आपका हो सकता है, क्योंकि आंसर नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। लोह तत्व यानी कि आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह कौन सा है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा आपका आयरन होता है, लोह तत्व होता है। तो देखिए आप, आंवला पालक गुड़, आंवला टमाटर गुड़, पालक बंद गोभी टमाटर, आंवला बंद गोभी गुड़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एकदम सीधा दिख रहा है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्या होगा इसके अंदर? आंवला, पालक और गुड़। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम कि शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने से क्या होता है, आपका एनीमिया होता है। और हीमोग्लोबिन क्या मिलता है आपको? क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। HB से लिखते हैं हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसमें आयरन होता है। और एनीमिया रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति होगा उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की आपकी सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है आपका आयरन। शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए आपके? 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। GM/DL का मतलब है ग्राम पर डेसीलीटर, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइबरनेशन यानी कि शीत श्वाप, स्टुडिलेशन यानी कि झंकारना, मोल्टिंग यानी कि झड़ना, सेलिंग यानी कि छिलना। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा भाई। मोल्टिंग यानी कि झड़ना। एक निश्चित समय पर जो पक्षी होते हैं उनके पंख है ना वो उतर जाते हैं और नए पंख आने स्टार्ट होते हैं, तो उसको मोल्टिंग बोलते हैं, झड़ना बोलते हैं। अगर हम हाइबरनेशन की बात करें तो हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत श्वाप। शीत श्वाप का मतलब होता है सर्दियों के समय में बहुत लंबे समय तक सोने के लिए चले जाना, एक तरीके से यानी बहुत लंबी गहरी नींद में सो जाना। जैसे आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके घर में अगर छिपकलियां हैं, छिपकली अगर मान लो आपके घर में ज्यादा है जो आपको गर्मियों के समय में दिखाई देती ही देती हैं, तो आप काफी बार नोटिस करना सर्दियों में छिपकली आपको दिखाई नहीं देगी। वो एक तरह से आपकी हाइबरनेशन में चली जाती है, क्योंकि सर्दी होती है तो वो एक लंबे समय के लिए सो जाती है, हाइबरनेशन में चली जाती है छिपकली। आप इस चीज को नोटिस करना कभी सर्दियों में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा भाई। देखिए पक्षियों के पंखों के बारे में क्या याद रखोगे आप कि अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, पंख उड़ने में मदद करते हैं और पंख पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए आपके आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मोल्टिंग यानी कि झड़ना। और जल रोधक यानी कि तैरने वाले पक्षियों के लिए जल को पीछे हटाने व तैरने में मदद करते हैं क्या? आपके पंख। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी क्षेत्र में जल का अभाव कहा जाता है। कब कहोगे आप किसी क्षेत्र में जल का अभाव? जब, यानी कि कंडीशन क्या होगी तब कहोगे आप कि इस क्षेत्र में जल का अभाव है, तो वो कंडीशन पूछी है। सभी घरों को दैनिक कार्यों के लिए जल मिलता है, ये तो गलत हो गया भाई। अगर मान लो जल मिल ही गया दैनिक कार्यों के लिए तो वहां पे जल का अभाव कैसे हो सकता है? वहां पे तो जल पूरा है। नेक्स्ट है उस क्षेत्र में जल केवल नलों से आता है, ये भी गलत है। भाई बेशक नलों से जल आ रहा है लेकिन आ तो रहा है, जल मिल तो रहा है, तो अभाव थोड़ी ना होगा। आगे देखिए आप, प्राप्त होने वाला जल पीने व खाना पकाने के लिए आपका असुरक्षित होता है, ये आपका होगा। इसे बोलते हैं असुरक्षित यानी कि कम है, मात्रा है, असुरक्षित है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट आपका प्राप्त जल से लोग धुलाई व सफाई का काम करते हैं, ये भी गलत हो गया। जब धुलाई सफाई सब कुछ कर ही रहे हैं तो क्या हो गया? जल की कमी थोड़ी ना होगी वहां पे। तो इसलिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा। अब ये अप्लाइड क्वेश्चन है आपका, ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से एज इट इज स्टेटमेंट को उठा लिया, ऐसा नहीं है। ये आपका अप्लाइड है, नॉर्मल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे जवाब आपको खुद से देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका घर है वो एक्स पर स्थित है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो चलो हम स्टार्टिंग से बनाना ही स्टार्ट कर देते हैं कि आपका घर है वो एक्स पर स्थित है
तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है। तो आपके घर से दूध की दुकान तक जाने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, तो आपका अब रास्ता बताया जाएगा कि आप कैसे कैसे जाओगे। तो हम स्टार्ट ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो, आपका घर एक्स पर स्थित है। सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लो। आपने डायरेक्शन बना ली, मान लो यहां पे, ठीक है, ये आपने डायरेक्शन बना दी और ये आपका घर, मान लो एक्स के ऊपर आपका घर है, तो आपने बना लिया भाई ये मेरा घर है। अब इसने क्या बोला, अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर। अब ये एक्स है, एक्स का उत्तर कहां पे होगा, ऊपर की तरफ। तो आप 50 मीटर गए भाई ऊपर की तरफ, और कहां पर पहुंच गए, आप ए पे पहुंच गए हो। ठीक है, याद रखना भाई, पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हो जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी। तो ए का ठीक पश्चिम कौन सा होगा, यही तो होगा भाई, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो इसने क्या बोला है, पश्चिम में, पश्चिम का मतलब वेस्ट हो गया। और कितने मीटर बोला है, ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर। तो भाई आप 60 मीटर आ गए हो, मान लो यहां पे आपका 60 मीटर हो गया। तो 60 मीटर आप कहां पे पहुंच गए हो, बी पे पहुंच गए हो। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, फिर सी पर जाते हैं जो ठीक बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर। अब बी का ठीक उत्तर कौन सा होगा, ये भाई पूरा, ये पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण। तो उत्तर में ही तो बोल रहा है, बी के ठीक उत्तर में कितना, 50 मीटर। तो आपने ऊपर 50 मीटर चले गए भैया, आप मान लो ये 50 मीटर हो गया। कहां पे पहुंच गए आप, सी पर पहुंच गए हो। अब इसके बाद इसने क्या बोला, और अंत में आप वाई पर दूध की दुकान पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। अब देखो सी का पूर्व, तो सी का पूर्व इस साइड में ही तो होगा, इस साइड में, इस साइड में। तो सी के पूर्व कितना बोला, 100 मीटर। तो 60 मीटर तो उसने ये डिस्टेंस कवर कर ली, और वो आगे भी जाएगा क्योंकि उसका 100 करना है पूरा। तो मान लो यहां पे वो पहुंच गया, उसकी हो गई 100, और ये आपका वाई यानी कि दुकान आ गई आपकी, और यहां पे पहुंच गए। टोटल आपका कितना हो गया, 100 हो गया है। ये 60, ये 40 आपका यहां से हो जाएगा, तो टोटल आपका 100 हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा क्या कि दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या होगी भाई। ठीक है, कर दो भाई, मैंने हमेशा आपको बताया जिसके सापेक्ष पूछे ना वहां पे डायरेक्शन बना दो। आपने फिर से डायरेक्शन बना दी, तो ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और नीचे आपका साउथ। अब क्या बोला, दूध की दुकान के सापेक्ष यानी कि इसके सापेक्ष घर की दिशा। तो घर कहां पे है, यहां पे है। तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी बन गई, बता दो आप, ये वाली दिशा भाई। ये आपका क्या हो गया, नीचे साउथ हो गया ना, और ये क्या है आपका वेस्ट है यानी कि दक्षिण, और आपका पश्चिम। ये आंसर होगा कहां पे, ये रहा भाई आंसर नंबर डी आपका, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 था। तो डायरेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे आप, और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बस। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का जो मुलायम जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बार्ब कहलाएगा, रेचिस कहलाएगा, क्विल कहलाएगा, या कैलेमस कहलाएगा। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा भाई। क्या कहलाएगा, बार्ब कहलाएगा, बार्ब। याद रखना, क्या कहलाएगा, बार्ब होगा, याद रखना आप। ठीक है, देखिए आप पक्षियों के पंखों के बारे में क्या याद रखोगे कि अलग अलग रंगों में डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं, पंख पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं, और समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं। इसको बोलते हैं मोल्टिंग। और एक हाइबरनेशन मैंने आपको बताया था, हाइबरनेशन जो आपकी छिपकली मेनली करती है, यानी सर्दियों में लंबे समय के लिए सो जाना एक तरीके से। और जल रोधक होते हैं पंख, क्यों, यानी कि तैरने वाले पक्षियों के लिए जल को पीछे हटाने और तैरने में मदद करेंगे क्या, पक्षियों के आपके पंख। ठीक है, उनके पंख, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रस्त है तो वो कौन से लक्षण आपको दिखाएगा। ऑप्शन है आपके, बुखार के साथ खांसी व जुकाम, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार आना, और त्वचा पर फफोले तथा बुखार। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा भाई। अगर आपको मलेरिया है तो आपको हल्का हल्का क्या लगेगा, ठंड लगेगा, और आपको हल्का क्या मिलेगा, आपको बुखार भी मिलेगा। तो ये आपके मलेरिया के क्या है, लक्षण है। अब हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे कि मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये सारे आपके एनसीईआरटी की जो क्लास है ना, थ्योरी क्लास, वहीं से ही मैं आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कवर करना है भाई। आगे देखिए आप कि मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है, लक्षण क्या है, ठंड लगकर कप कपी के साथ बुखार आना क्या है, आपके मलेरिया का लक्षण है। और मलेरिया की दवाई किससे बनती है, सिनकोना पेड़ की छाल से आपकी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से आपकी बनाई जाती है। पहले के समय में छाल को उबालकर वे छान कर पीते थे, लेकिन अब छाल से आपकी दवाई बना दी जाती है, डायरेक्ट आपकी गोली बना दी जाती है। एक तरह से जो गोली आती है ना, डायरेक्ट आपकी गोली ही बना दी जाती है। और मलेरिया मच्छर से फैलता है, और ये किसने बताया था, सर रोनाल्ड रोस ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी क्लासेस है, वहां से मैं आपको दिखाता हूं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसलिए आप है ना प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी, और उनको आप बार बार देख लेना। इसी तरह से जो सीडीपी है, अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है तो वो वीडियो पुरानी है, लेकिन 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, तो उनको आप देखिएगा।
तो आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से, ठीक है। तो ये भी आपके आज के 15 क्वेश्चन थे। देखिए 15 क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सीटेट होता है ना, सीटेट के अंदर ईवीएस के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से जो 15 क्वेश्चन आपके होते हैं ना, वो आपके पेडागोजी के होते हैं, और वो भी आपकी अप्लाइड ही आती है। उसके लिए नॉर्मल सी बात है, अलग से कुछ स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी के अंदर जो स्टार्टिंग की 1-2 क्लास है उनको आप देख लेना, उनसे आप समझ जाओगे, ठीक है। उसमें कुछ पेडागोजी के पोर्शन है, और 15 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल आते हैं। तो हम जो 15 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल आते हैं उनकी क्लास लेते हैं, ठीक है। पेडागोजी के लिए अलग से स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना। वहां पे ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन ही आते हैं, बस थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना उनको, ठीक है। स्टार्टिंग की 1-2 जो थ्योरी क्लास है उसमें आपको पेडागोजी मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। तो ये आपकी आज के सेशन की क्लास थी। मिलते हैं कल क्लास के अंदर। और देखिए जो क्लास होती है आपकी ईवीएस की दोपहर में 3 बजे होती थी लाइव आपकी, अब ये 7 बजे है, और आज इसका प्रीमियर ही चलेगा, ये आपकी लाइव नहीं होगी क्लास, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आप इस क्लास को आराम से देखेंगे।